बच्चों कैसे उम्मीद करते लोग मस्त होंगे, अपने बड़े पढ़ाई में व्यस्त होंगे, लगे होंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग के नए चैप्टर के साथ में शुरू करें अपने इस क्लास को, जिसका नाम है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो चैप्टर बहुत बड़ा, बहुत लेंदी है। इसे पढ़ते ही, इसे देखते ही नींद आने लगता है, पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा, ऐसा लगता है ना। और दूसरी बात ये कि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एक पेपर और पेन लेकर बैठिएगा, जो मैं यहाँ पे लिखेंगे उसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद में क्या होगा, आपको लास्ट में एग्जाम के समय में या 10 दिन 15 दिन बाद में रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी बउआ। ठीक बा, चलिए शुरू करें। और शुरू करने से पहले एक बात और आपको बताना चाहते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए एक वीडियो संभव नहीं है। इसका 2 वीडियो शायद बनेगा। ये वीडियो नंबर 1 बनेगा, अब वीडियो नंबर 2 में पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ लीजिएगा। आपके बुक के अंदर में कुछ चित्र वगैरह दिया हुआ है, फोटो वगैरह दिया हुआ है, उसे आप लोग खुद देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको तो नहीं बताने वाले हैं। तो उस चित्र को आप लोग खुद देख लीजिएगा घर पे, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा कि ये क्या क्या है। क्योंकि हमारे एग्जाम में आपका फोटो देगा, वो चित्र देगा और पूछेगा यह चित्र किस घटना से संबंधित है। ठीक है, तो आप अपने बुक के अंदर में उसके चित्र दिया होता है और उसके नीचे में उसके बारे में बताया होता है ये क्या दिया हुआ है, तो उसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी ये तो कहानी की तरह हम पूरे चैप्टर आपको खल्लास कर ही देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय को आए हुए। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ध्यान रखना है, यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है। क्या है बुआ, महादेश है। जैसे हमारे एशिया क्या है, एक महादेश है जिसके अंदर में हमारा इंडिया है, वैसे ही यूरोप भी क्या है, एक महादेश है। उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है बाबू कि कोई व्यक्ति या वहाँ के किसी देश के नागरिक को जब अपने देश के प्रति बहुत सारे प्रेम और भावना उत्पन्न होने लगे उसके दिल में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद जो है ना, किसी इंसान का नाम नहीं है। राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या है, एक भावना है, एक विचारधारा है। ठीक, इससे जितने लोग ग्रसित होते हैं, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, राष्ट्रवादी। और उदय यानी यूरोप के अंदर में राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति प्रेम की भावना जब जन्म लेने लगी, उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, जिसका नाम ही क्या रखा गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग जो राष्ट्रवाद देखेंगे वो मुख्य रूप से एक देश है जिसका नाम बुआ फ्रांस। क्या नाम है बाबू, फ्रांस। फ्रांस के अंदर में हम लोग देखेंगे कि इसी के अंदर में कैसे राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक, फ्रांस के अंदर में हम जो देखेंगे ना, राष्ट्रवाद के उदय से पहले वहाँ पे कुछ क्रांतियाँ होती है। क्या होती है बाबू, कुछ क्रांति होती है। क्रांति होता है वहाँ पे, और उसी क्रांति जो होता है ना, क्रांति की वजह से वहाँ पे लोग अपने राजा को हटाते हैं, बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत सारा युद्ध होते हैं, बहुत लोग मारे भी जाते हैं उसमें। ठीक, आखिर क्रांति क्या होता है, तो क्रांति का मतलब समझना, जब किसी क्षेत्र की जनता अपने शासक से, अपने राजा से, अपने सम्राट से परेशान होकर के वहाँ पे उसके विरोध में जो आंदोलन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। समझ में आ गया। अब क्या होता है, फ्रांस के अंदर में बुआ ना हमको टोटल 3 क्रांति देखना है। कितने क्रांति देखना है बाबू, टोटल 3 क्रांति देखना है। जिसमें पहला क्रांति हम लोग देखेंगे 1789 ईस्वी में एक क्रांति होता है फ्रांस के अंदर में। दूसरा क्रांति होता है 1830 में होता है। कब होता है हीरो, 1830 में होता है। और जो सबसे अंतिम क्रांति वहाँ पे हम देखेंगे, जो सबसे भयंकर लेवल पे हुआ था, वो हुआ था 1848 की क्रांति। ठीक है बाबू, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। शुरू करते हैं 1789 की क्रांति से इस चैप्टर का शुभारंभ किया जाए। क्या होता है, फ्रांस के अंदर में एक राजा बनता है बाबू, एक फ्रांस के अंदर में एक सम्राट बनता है, सम्राट जिसका नाम रहता है लुई 16वां। क्या नाम रहता है हीरो, लुई 16वां। ये जो राजा बनता है ना, ये 1774 में राजा बनता है। कब बनता है बाबू, 1774 में। 1774 से पहले फ्रांस के अंदर में जो राजा कौन थे, इसके पापा होंगे, यानी लुई 15वां इसके पापा थे। कहाँ, फ्रांस के सम्राट थे। ठीक, अब लुई 15वां जो सम्राट था ना, वो एक नंबर का क्या बोलते उसको, लापरवाह राजा था। युद्ध चल रहा था, एक देश था जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका के अंदर में ब्रिटेन से युद्ध चल रहा था, और उसके बीच में हाई बेचारा जाके फ्रांस कूद जाता है लुई 15वां।
कि हम कूद जाते हैं, हमको तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा युद्ध में। जब युद्ध लड़ाई होगा किसी के साथ में, जब उसमें बीच में भिड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। ये सोच करके इसके पापा लुई 15वां युद्ध में कूद जाते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध में, सॉरी ब्रिटेन और अमेरिका के युद्ध में। अब उसमें कूदने के लिए इसको क्या लालच था कि जब कूदेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इसको मिला नहीं कुछ, लेकिन इतना ज़्यादा खो दिया उसमें, इतना ज़्यादा इसका नुकसान हुआ कि ये बेचारे लुई 15 उसका भरपाई नहीं कर पाया, क्योंकि सेना जाकर वहाँ पे लड़ने लगी। इतना अधिक खर्चा होने लगा फ्रांस का कि जो इससे उम्मीद था कि कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, बल्कि उसका उल्टा पड़ गया, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। अब खर्चा हो गया तो फ्रांस का जितना खजाना था ना, सब खजाना खाली हो गया, पूरा पैसा ख़त्म। अब इस बेचारे को एकदम, मतलब क्या होता है ना, डिप्रेशन में नहीं आदमी चला जाता है, वैसे ही इसका पापा लुई 15वां बहुत सोच में पड़ गया। और उस सोच की वजह से कुछ दिन बाद में क्या होती है, लुई 15वां की मृत्यु, देहांत हो जाता है। उसका अगला जो राजा बनता है, कौन बनता है, लुई 16वां राजा बनता है। ये राजा कब बना था, 1774 में, यानी उसके पापा के मरने के तुरंत बाद में। ठीक। अब ये जैसे राजा बनता है, राजा बनने के बाद में आता है काम करने के लिए, देखता है खजाना खोलता है तो खजाना देखा, जा पूरा खजाना खाली, एक भी पैसा खजाने में नहीं था। अब खजाना खाली देखा तो इसे बड़ी बड़ा धक्का लगा कि अब हम राजा बन गए, अब प्रजा का सेवा करेंगे कैसे, प्रजा का सेवा कैसे करेंगे। इसको सोचते सोचते ये एक नंबर का शराबी बन गया। क्या बन गया, एक नंबर का शराबी बन गया, शराबी। उसी टेंशन में पूरे दिन भर शराब पीते रहता, ऑर्केस्ट्रा देखता, नाच देखता पूरे दिन भर। फिर इसको लगा कि जो हम शराबी बने, जो शराब पीने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। अब शराब पीने के लिए जब पैसा चाहिए तो उस पैसा आएगा कहाँ से। तो फ्रांस के अंदर में जो जितने भी जनता थी ना, उसको टोटल 3 वर्गों में बांटा हुआ था। कितने वर्गों में हुआ, 3 वर्गों में, 3 वर्गों में फ्रांस को बांटा हुआ था। जो तीसरा वर्ग था ना, सबसे लास्ट वर्ग था, उसमें गरीब लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे बाबू, गरीब लोग। जो टैक्स देना पड़ता था ना, टैक्स इन्हीं लोगों को देना पड़ता था, गरीब लोगों को ही। अब गरीब लोगों को जब टैक्स देना पड़ता तो क्या किया गया कि जो शराबी बन गया, शराबी के लिए, शराब पीने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा इसके पास था नहीं, पूरा खजाना खाली था। तो उसके लिए क्या करता है, ये लुई 16वां एक पद का नियुक्ति करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, सामंत, सामंत। सामंत एक पद का नाम होता है, एक सीट का नाम होता है। जैसे पीएम होता है ना, पीएम, सीएम, डीएम, ये कोई इंसान का नाम थोड़ी ना होता है। क्या होता है, ये एक पद का नाम होता है। उसी तरह से सामंत जो था ना, एक पद था, उस पद का नियुक्ति करता है कौन, लुई 16वां। सामंत को बोलता कि तुम जाओ पूरे हमारे क्षेत्र से टैक्स वसूल कर लाओ और हमारे पास लेकर जमा करो। ठीक। ये सामंत क्या करता, जाता अपने क्षेत्र में और टैक्स वसूल कर लाता, और राजा अपने लुई 16वां को दे दिया करता। ये सामंत जो था ना, एक नंबर का घूसखोर चुट्टा था। क्या करता ही, ये सामान जो था ना, जाता वहाँ पे गरीब लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में जाता, और जो टैक्स मांगता ना बाबू, टैक्स वो जो मांगता ना, 1.5 गुना ज़्यादा मांगता। कितने गुना, 1.5 गुना ज़्यादा मांगता। और 1.5 गुना ज़्यादा, जैसे कि मान लो अगर लुई 16वां अगर 50 रुपया बोले उसको कि जाओ 50 रुपया उस पूरे क्षेत्र से वसूल कर लाना, तो ये कितना लाता वहाँ से, 50 रुपया नहीं बल्कि 75 रुपया वहाँ से लाता उछल के, यानी 1.5 गुना ज़्यादा टैक्स वहाँ से लेना शुरू कर दिया। और 50 रुपये लाकर राजा को देता, 25 रुपये अपने पॉकेट में रख लेता। अब जनता वहाँ की और पहले से तो परेशान ही थी, और ज़्यादा टैक्स की वजह से और परेशान होने लगी। अब वहाँ की जनता को लगने लगा कि ये जो राजा है ना, एक नंबर का कमीना है, ये इसको हम झेल नहीं सकते हैं। ठीक, नहीं झेल सकते हैं। अगर तो फिर लोगों ने सोचा, वहाँ की जनता ने, कि चलो जहाँ पे राजा बैठकर शराब पी रहा है, क्या कर रहा है, शराब पी रहा है और वहाँ पे नाच देख रहा है, वहीं पे चलते हैं, अपने पूरा दुख दर्द को सुनाते हैं। और जैसे जाते हैं उस घर के अंदर में, उसको धक्का मार के, लात मार के उस घर से बाहर निकल जाता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम हमारे घर के अंदर में प्रवेश किया और हमको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। अब जनता सुनकर के रे तेरी की, हई तले, हई हमारा देश के राजा, और जब राजा इसको बना दिए, आई राजा बन गया, अब हम अपना टैक्स दे रहे हैं, हम आई हमारे पैसों से लेकर सब कुछ कर रहा है। आज हम अपना शिकायत करने गए, अपना दुख सुख सुनाने का तो मार के भिगा दिया।
बाप रे! अब लोग वहाँ के देख करके और आग बबूला हो गए और वहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिए कि हमको ऐसा राजा एकदम नहीं चाहिए, इस राजा को हटाओ, मारो, यहाँ से भगाओ। ये जो लुईस सुलावा था ना, मात्र 2-1 ऐसे व्यक्ति थे जिनसे ये बात सुनता उसका और उसका बात माना करता था। वो जो व्यक्ति था ना, एक था इनके गुरु। कौन थे बाबू? इनके गुरु। और दूसरा थे वहाँ के अमीर लोग। मात्र इन्हीं दोनों का बात ये लुईस सुलावा सुना करते थे। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है बाबू पादरी। क्या होता है? पादरी। जैसे हमारे मंदिर में जो साधु होते हैं ना, जो मंदिर का पुजारी होते हैं, उसी तरह से वहाँ पे जो सबसे बड़ा गुरु होते थे उसको क्या बोलते थे? पादरी वर्ग। ठीक। जो अमीर होते हैं ना, उसको हम लोग वहाँ पे कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कुलीन। कुलीन। तो राजा लुईस सुलावा मात्र किनकी बातों को ध्यान रखता? सिर्फ पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का, बाकी किसी वर्ग का ध्यान नहीं रखता। वहाँ के फ्रांस के अंदर का छोटे-छोटे जो किसान थे, जो बहुत गरीब लोग थे, जो उससे खेत में जाकर काम किया करते थे, वो सब नाखुश थे इससे। कौन-कौन थे? वहाँ के किसान भी नाखुश थे। किसान, गरीब, गरीब। उसके अलावा बाबू वहाँ के जो व्यापारी लोग थे ना, क्या बाबू? व्यापारी, वो भी इससे नाखुश थे। किससे? अपने राजा लुईस सुलावा से। अब व्यापारी नाखुश क्यों होगा? तो व्यापारी नाखुश इस वजह था कि अगर फ्रांस का जो व्यापारी था ना, अगर वो किसी सामान को दूसरे देश में लाकर अगर बेचता तो उसके ऊपर में निर्यात कर उसके ऊपर में लगाया था। क्या बाबू? निर्यात कर उसके ऊपर में लगा था कि तुम हमारे देश से दूसरे देश में लाकर सामान बेच रहे हो, तो उसके रूप में तुमको एक टैक्स देना होगा, जिसको बोलते थे निर्यात कर। ठीक। अगर कोई व्यापारी दूसरे देश से अगर कोई सामान को अपने देश से मंगाकर फ्रांस के अंदर बेचे तो उसके ऊपर में आयात कर लगा देता। क्या करता? आयात कर लगा देता। अब बाबू वहाँ के जो व्यापारी थे ना, देख के एकदम परेशान हो गई कि अब हम कैसे चलाएं अपने देश को, कैसे अपने देश के अंदर में व्यापार करें। इसकी वजह से वहाँ पे जितने भी वर्ग के लोग थे ना, जितने भी वर्ग के लोग थे, वो सभी लोग इनसे नाखुश हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्व, क्या बोलते हैं बाबू? सर्व, यानी सर्व मतलब सभी, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग क्या थे? इनसे नाखुश थे। नाखुश थे। किससे नाखुश थे? अपने राजा लुईस सुलावा से। और नाखुश थे, अब हो गया कि अब अपने राजा को हटाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से, अब ऐसा राजा हमको नहीं चाहिए। ठीक। एक इसकी पत्नी थी इसी राजा लुईस सुलावा की, जिसका नाम था मेरी एंटोइनेट। क्या नाम था बाबू? मेरी। राजा लुईस सुलावा की पत्नी थी जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट। मैरी एंटोइनेट। ये जो था ना, राजा लुईस सुलावा तो पहले से गधा था। ये जो उसकी रानी महारानी थी मैरी एंटोइनेट, ये भी एक नंबर की बकलोल थी, महाबकलोल थी। पता है एक बार क्या हुआ? मैरी एंटोइनेट अपने साम्राज्य में, अपने क्षेत्र में घूमने के लिए जाती है। कौन? मैरी एंटोइनेट अपने क्षेत्र में घूमने के लिए जाती है। वहाँ की जनता देख करके लगा, वहाँ की जनता को, इसको घूमने के लिए, घूमने किस पे गई थी? ये घूमने गई थी रथ के ऊपर में बैठ करके। और रथ जहाँ से निकलेगा ना, वहाँ पे पूरा जिस रास्ते से निकलेगा, हर एक जगह पे मखमल का जो पट्टी होता है ना, वो बिछाया गया था कि यहाँ से हमारी महारानी का रथ गुजरेगी। और वहाँ की जनता भूख की वजह से मर रही थी, कुछ भी खाने के लिए वहाँ की जनता के पास में नहीं था। अब महारानी जैसे वहाँ से गुजरती है, वहाँ की जो प्रजा, वहाँ की जनता थी, वो चिल्ला रही है, महारानी खाने को दे दो, कोई रोटी दो खाने को, रोटी दो खाने को। पता है, हई जो महारानी थी ना, अपने सारथी से पूछती है कि सारथी सुनो, ये क्या मांग रहा है? तो सारथी बोलता है कि महारानी, यहाँ के लोगों को खाने के पास रोटी नहीं है, रोटी मांग रहा है। तो पता है हई बकलोलिया क्या जवाब देती है? पता है क्या जवाब देती है? बोलती है, जब बोल दो, जब रोटी नहीं है तो ब्रेड कीन के खा ले। हई लो बउआ, हई इतना बड़का बकलोल, जब रोटी नहीं तो ब्रेड कीन कर खा ले। वाह। और उस समय फ्रांस के अंदर में जितने भी बड़े बड़े जो अनाज वगैरह बेचने वाला जो दुकान थे, वो दुकान वाले अपना रेट को इतना महंगा कर दिए थे कि कोई भी लोग खरीद नहीं पा रहे थे।
अब हुआ कि ना, अब ऐसा ना रानी और ना ऐसा राजा हमको चाहिए, अब इसको हटाएंगे तो हटाएंगे। और भयंकर वहाँ पे क्रांति शुरू हो जाती है 1789 में। कब होता है बुआ? 1789 में एकदम भयंकर रूप से कहानी वहाँ पे क्रांति शुरू हो गई। अब जैसे 1789 में वहाँ पे क्रांति शुरू हुई, इस राजा लुई 16वां और रानी मेरी एंटोनेट को पकड़ के जेल के अंदर में लाकर बंद कर दिया गया कि बंद करो, इसको हटाओ यहाँ से। उसी समय ये राजा लुई 16वां के अंदर में एक सेना था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था हीरो? नेपोलियन। एक वहाँ पे सेना लड़ रहा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट किसके सेना में लड़ रहा था? वो लुई 16वां के सेना में था। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, इसको लगने लगा कि जो हमारा राजा है वो राजा का पद खाली होने वाला है, अब एक पद नया शुरू होने वाला है, शायद उसमें हमको मौका मिल जाए, हम सम्राट बने। अब नेपोलियन क्या करता है, वहाँ की जनता का सेवा खूब करने लगता है, जनता का जो कमी था उसको दूर करने लगता है, उसकी बातों को सुनकर उसके बातों के ऊपर में आवाज़ उठाने लगा था। अब वहाँ की जो जनता थी वो सोच रहा, अरे भकलुरवा जो राजा था वो तो हमारे लिए कुछ किया ना, ये वो आम लोग, आम जनता है, वो सेना है, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, वाह, राजा हमारा होना चाहिए तो इसी की तरह होना चाहिए, यही हमारा राजा होना चाहिए। अब वही सोच करके नेपोलियन बोनापार्ट तो उतरा था ही। अब क्या होती है इसके आगे, राजा लुई 16 और उसके महारानी मेरी एंटोनेट को जेल में बंद कर दिया गया था। अब उसके बीच में कौन उतर गया था फ्रांस के अंदर में? एक नए व्यक्ति जिसका नाम था क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट। आपसे पूछेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो बस याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म आपसे पूछे ना तो इसका याद रखिएगा 15 अगस्त। कब हुआ? 15 अगस्त 1759 को हुआ था। कब हुआ था बुआ? 15 अगस्त 1759 को किसका जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। इसका जो बचपन का नाम था ना बाबू, किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम सेम यही था, नेपोलियन दी बोनापार्टे। नेपोलियन दी बोनापार्टे किसका नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्टे। ठीक। और इन्होंने क्या किए, राजनीति में कब प्रवेश करते हैं? राजनीति में प्रवेश कब किए? 1789 ईस्वी में। राजनीति में प्रवेश कब करते हैं? 1789 में। जैसे ही 1789 में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ के लोग ही दिल को जीत लेते, वहाँ की जनता के दिल को जीत जाते हैं। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्या किया जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे वहाँ के लोगों के दिल को जीत जाते हैं, 1792 और 93 में। कब हुआ? 1792 और 93 में उस महारानी और महाराजा, महारानी कौन? मेरी एंटोनेट, और राजा कौन? लुई 16वां को बुला कर लाया जाता है जेल से, और उसको गुलिटिन से, ये एक मशीन होता है जो जैसे ऊपर से गिराने वाला कुछ होता है, ऐसे चारों तरफ से होता है, ऐसे दो तरफ से दो खंभा होता है इस तरह से, और इसके ऊपर में बहुत तेज एक लोहा का एक तलवार, बहुत धार भला लगा होता है, जिसके अंदर में एक मुंह उसका घुसा दिया जाता है इसके बीच में, और ऊपर से उस तलवार को, उस लोहे के बहुत भारी वजन को गिरा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, गर्दन यहाँ से कट जाता है। अब इसका नाम इस मशीन का रहता है ना गिलोटिन। क्या नाम रहता है बुआ? गिलोटिन। गिलोटिन। अब गिलोटिन से महारानी और महाराजा को 1792-93 में क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। और काटने से भी वहाँ की जनता खुश नहीं थी। जनता को लगा कि शायद हमको यहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है, राजा को काटा नहीं गया, ऐसे ही बोला जा रहा है। अब राजा बोलने लगा, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको दिखाओ कि तुम काट दिया उसको।
और काट कर उसके सर को पकड़ के और पूरे ऐसे जनता में दिखाया गया, देखो तुम्हारे राजा को हम काट दिए, तुम्हारे महारानी को काट दिए। और लोग को देख करके इसे बहुत खुशी हुई और लोग उस दिन को पूरे फ्रांस के अंदर में होली का त्यौहार मनाते हैं। किसका बाबू? होली का, यानी खुशियों का त्यौहार मनाते हैं। किस दिन? जब फ्रांस का राजा लुई 16वां और उसकी महारानी मेरी अंतोनेट को गिलोटिन से काट दिया जाता है उस दिन को। और जनता खुश हो गई और उस समय से नेपोलियन बोनापार्ट राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। और उसी समय से नेपोलियन बोनापार्ट एक युद्ध लड़ते हैं, अपने जीवन का पहला युद्ध अपने दम पे। ये लड़ते हैं 1797 में। कब लड़ते हैं बुआ? 1797 में। 1797 में यूरोपीय संघों से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? यूरोपीय संघ से। यूरोपीय संघ में कौन कौन थे? तो यूरोपीय संघ में थे ना, जिसमें एक थे रूस। कौन थे बाबू? रूस। एक थे पेरिस, नहीं रूस, और एक थे प्रसा, फ्रांस, नहीं फ्रांस तो अकेले था, ये अलग था। रूस, प्रसा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इतने लोग यूरोपीय संघ में शामिल थे। उसमें 1789 में, 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट यानी फ्रांस के सम्राट थे। फ्रांस के सम्राट अभी नहीं बनते, बट वहाँ पे नेता थे, सबसे बड़ा नेता, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। 1789 में फ्रांस की तरफ से यूरोपीय संघ से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उस युद्ध में क्या होते हैं बेचारे? नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं। क्या होते हैं? हार जाते हैं। और जैसे ही युद्ध होता है, अब युद्ध को देखकर वहाँ की जनता खुश हो गई कि हमारा राजा, जो अभी राजा नहीं बना, वो हमारे देश के लिए इतना युद्ध लड़ रहा है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा सम्राट होना चाहिए भाई, तो हम इसी को अपना सम्राट बनाएंगे। और इसी के बाद में क्या किया जाता है? 1804 में। कब हुआ? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। सम्राट घोषित कर दिया जाता है। कहाँ का सम्राट? फ्रांस का सम्राट। अब नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट कब बन जाते हैं? 1804 में वहाँ के सम्राट बन जाते हैं। कब बनते ये? तो 18 मई को बनते। कब हुआ? 18 मई 1804 को वहाँ के फ्रांस के सम्राट बन जाते हैं। अब जैसे फ्रांस के सम्राट बनते हैं, धड़ाधड़ वहाँ पे अपना काम करना शुरू करते हैं, बहुत तेजी से लोग का विकास करना शुरू करते हैं। उसी के बीच में एक नए संविधान, एक नए कानून बनाते हैं। कौन एक नए कानून बनाते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। जो हम लिख रहे हैं वो उसे आप नोट करते रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है? कब? 1804 में क्या करते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट एक नया संविधान बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। संहिता का मतलब होता है वो कानून। क्या होता है? कानून। या इसी को हम लोग बोलते हैं नेपोलियन संहिता। यानी नेपोलियन अपने नाम पर ही एक नए कानून, एक नया संविधान बनाते हैं, जिसका नाम क्या रखा जाता है? नेपोलियन संहिता। और नेपोलियन संहिता के अंदर में आपसे पूछेंगे टोटल कितने कोड थे, यानी कितने भाग थे? तो टोटल इसमें 5 कोड थे। कितने कोड थे बाबू? 5 कोड थे। किसमें? नेपोलियन संहिता के अंदर में। और नेपोलियन संहिता को 1804 में लागू कर दिया था फ्रांस के अंदर में। जैसे लागू होती है, फ्रांस की जनता को खुश हो गई कि वाह, हमारा राजा आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारी जनता को इतना खुशी मिले। अब इसे पता है, नेपोलियन कोड में, नेपोलियन संहिता में इतने अच्छे अच्छे काम लिखे थे जनता के लिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोग को बहुत सारा छूट दिया जाने लगा, बहुत सारे टैक्स से उसको मुक्त कर दिया गया, जो गलत तरह का जो नियम बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। जो राजा लुई 16वां द्वारा एक व्यवस्था लाया गया था, जिसको हम लोग बोलते थे सामंती व्यवस्था। क्या बोलते थे? सामंती व्यवस्था। जिसको नहीं बोले कि जो जाकर टैक्स वसूल कर लाकर अपने राजा को दिया करते थे, सामंत, उसी को हम क्या बोलते थे? सामंती व्यवस्था। इसको हमारे नेपोलियन बोनापार्ट आते ही क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। कोई सामंत हमारे राज्य में आज से नहीं होगा।
और उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके पश्चात क्या जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ वहाँ पे फ्रांस के अंदर में कुछ नए-नए काम करते, जिसके अंदर में बुआ बहुत सारे आर्थिक सुधार वगैरह काम किए। ठीक है बुआ? 2 मिनट बुआ। कैसे ही होगा? नहीं होने वाला है, चलिए छोड़िए। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं, 1860 में बहुत नए-नए सुधार वहाँ पे करते हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में उसने क्या किए थे, देश में मजबूत केंद्र सरकार का स्थापना किए थे, यानी छोटे लेवल पे ऐसे कोई सरकार वहाँ पे नहीं होगा। उसके अलावा एक जैसा कानून सबके लिए बराबर लाए थे, कि यहाँ से सबका क्या होगा, एक जैसा कानून होगा। उसके बाद में कानून के अंदर में क्या सुधार उन्होंने किए थे, उन्होंने सम्मान कानून सबके लिए बराबर कर दिए, कि यहाँ से सबके लिए एक समान कानून होगा, कानून के सामने सबको एक बराबर रहेंगे। उसके अलावा संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित कर दिया गया। ऐसा नहीं कोई अमीर है उसके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जो गरीब है उसके पास में कोई संपत्ति नहीं है। उसके अलावा क्या किए, सरकारी स्कूल उन्होंने चालू करवाए, ताकि जो गरीब लोग के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाते हैं, वो आसानी से पढ़ सके। उसके अलावा शिक्षा को गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल में कर दिया गया, यानी कि जो शिक्षा है, यानी कि जो स्कूल वगैरह है, वो किसके कंट्रोल में रहेगा, से हमारी सरकार की कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा मिट्रे हाँ, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेंड लोगों को तैयार किया गया, यानी कि जो मिलिट्री, जो सेना में लोग रहते थे, जो आगे प्रशासनिक कार्यों में जो लोग रहते थे, उसको बहुत सारा प्रैक्टिस दिया लगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाने लगा, कि ट्रेंड लोग ही इसके अंदर में आए और काम करे। यानी बहुत अच्छे से काम वहाँ पे लोगों के लिए किया गया। जो बूढ़े लोग थे, जो अपने इलाज नहीं करवा पा रहे थे बीमार की वजह से, जो मरने वाले थे, उसके लिए मुफ्त पैसा दिया गया, कि अब जाइए इलाज करवाइए अपना। यानी लोग ये सब देख करके वहाँ की खुश हो गए। किससे खुश हो गए? उससे, अपने नेपोलियन बोनापार्ट से। इसी के पश्चात क्या होती है, वहाँ की एक व्यक्ति थे जिनका नाम रहता है बउआ, जैसे अगर हम देखते हैं ना, फ्रांस का जो मैप देखते हैं, समझो अगर ये फ्रांस है ना, ये फ्रांस है, इसी के बगल में एक यहाँ पे देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। क्या नाम था वो? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। यहाँ के जो चांसलर थे ना, जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक चांसलर था। मेटरनिक क्या करते हैं, जैसे पता चलता है मेटरनिक को कि एक सम्राट बना है फ्रांस के अंदर में, इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, वो अपने जनता के लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। अब मेटरनिक को डर लगने लगा कि शायद यहाँ के जो राजा है, वो बहुत तेज़ से आगे विकास ना कर जाए, इसको जल्दी हमको मरवाना होगा, हटवाना होगा। अब ये कोई तरीका खोज रहे थे, इसको हम मरवा दें, फ्रांस के ये राजा नेपोलियन बोनापार्ट को ख़त्म करवा दें। ठीक, ख़त्म करवाने के लिए क्या होते हैं, उसी के बीच में ये षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट मेटरनिक षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं किसके विरोध में? नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध में, जो फ्रांस के उस समय राजा हुआ करते थे, फ्रांस के राजा थे। उसी के बीच में क्या होती है, 1804 में तो राजा बना था, 1813 में एक युद्ध लड़ते हैं। कौन? फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट। जिस युद्ध में क्या होती है, फिर से नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं युद्ध को। फिर से अगला जो मेटरनिक सोचा कि ऐसे ये हार कर बच जा रहा है, ऐसा कोई षड्यंत्र रचे ताकि क्या हो, मेटरनिक जो लुईस वाला हुआ है, वो युद्ध से बचे ही नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक, अब ये षड्यंत्र रचते ही अब क्या होती है, नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरह से उस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। षड्यंत्र क्या रचा गया था, जैसे देखिए, ये है फ्रांस। क्या है बाबू? फ्रांस। यहाँ पे इटली, ये है क्या बाबू? इटली। इटली। यहाँ पे है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया। इसके अलावा यहाँ पे एक देश था जिसका नाम था ब्रिटेन। क्या नाम था बाबू? ब्रिटेन। इसी के ऊपर में एक देश था जिसका नाम था जर्मन। जर्मन। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा देश था जिसका नाम था रूस। क्या नाम था बाबू? रूस। अब जो फ्रांस के राजा थे जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, वो अपने फ्रांस के अंदर में इतने अच्छे से काम किए, फ्रांस का पूरी जनता खुश हो गई कि राजा होना चाहिए तो ऐसा ही राजा होना चाहिए। अब नेपोलियन बोनापार्ट को किसको हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को लगने लगा कि शायद हम आम आदमी आज से नहीं है, हमें भगवान ने यहाँ पे गॉड खुद हमें भेजा है कि तुम जाओ अपने जनता का सेवा करो अपने क्षेत्र में, पृथ्वी के अंदर में जितने भी नागरिक हैं जिसके ऊपर में अत्याचार हो रहा है उसको जाओ बचाओ, उसके ऊपर में राजा जो अत्याचार कर रहा है राजा को वहाँ से हटा दो और उसको अपने कंट्रोल में लेकर के उसको अच्छा एक जीवन दो। किसको ऐसा लगने लगा? नेपोलियन बोनापार्ट को, कि हम आम नागरिक से नहीं है, हमें भगवान ने भेजा है लोगों की सेवा करने के लिए। फ्रांस के अंदर में तो हमने सेवा कर दिया, अब हमें बारी है अपने आसपास के देशों के अंदर में लोगों का सेवा करना। और उसके ऊपर में अपने समान नागरिक संहिता नेपोलियन संहिता को लागू कर देना ताकि वहाँ के लोग भी खुश रहें, अपने जीवन आसानी से जी सके। उसी के बीच में क्या होती है? नेपोलियन बोनापार्ट अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगता है। क्या करने लगता है? साम्राज्य का विस्तार करने लगता है। विस्तार यानी अपने क्षेत्र का और चारों तरफ बढ़ावा करने लगे और हर एक देश के राजा को मार मार के उसको अपने क्षेत्र में मिला लेते और उसके ऊपर में कौन सा कानून लागू करते? नेपोलियन संहिता को लागू करते। वहाँ की जनता भी खुश हो जाती कि राजा हमको ऐसा ही चाहिए, अच्छा राजा है। अभी कौन देखकर इसको जल रहा था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक। कौन थे बाबू? मेटरनिक, जो इस सब कहानी को देख करके काफ़ी जलन फील हो रही थी। एक और कहानी था कि यहाँ के जो पत्नी थी लुई सोलावा की, महारानी कौन? मैरी एंटोनेट, वो यहीं ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली थी। अब यहाँ के रहने वाले उसकी बेटी को मार दिया गया था, शायद उसकी वजह से भी यहाँ पे नाखुश होगा कि हमारे घर की हमारे देश की एक बेटी को मार दिया गया है। अब ये नहीं चाह रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने साम्राज्य का विस्तार करिए, फंस जाए, खत्म हो जाए। अब उसी बीच में ये नेपोलियन बोनापार्ट अपने आसपास के जितने भी इलाकों पे हमला करते हैं उस पूरे इलाकों को जीत जाते हैं। अब मेटरनिक का ये चाल था कि एक ऐसे युद्ध में फंसे जिस युद्ध से वापस नहीं निकल सके, और वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट अपना गलती करना शुरू कर दी। गलती क्या की है? फ्रांस से यहाँ से चल करके अब इसको हमला करना था रूस के ऊपर में। रूस के राजा वहाँ के बहुत निरंकुश थे और वहाँ की जो प्रजा थी ना वो तड़ा रहे थे कि बचाया जाए, हमें कोई आए बचाने के लिए, अपने राजा से छुटकारा दे हमको। अब नेपोलियन बोनापार्ट जैसे इस बात को सुनते इसके ऊपर में हमला करने वाले थे, इस बात का पता चलता है रूस के अंदर वहाँ के राजा को। अब जैसे वहाँ के राजा को इस बात का पता चला कि फ्रांस का जो राजा है नेपोलियन बोनापार्ट वो हमारे ऊपर में हमला करने वाले हैं, उस समय रूस, जर्मन, ऑस्ट्रिया, इटली और ब्रिटेन ये सब एक दोस्त हुआ करते थे, जो ये सब आपस में एक दोस्त थे, लेकिन फ्रांस एक अकेले बटा हुआ था। अब जैसे रूस को पता चलता है कि फ्रांस जो हमारे ऊपर में हमला करने वाला है, रूस फटाक से यहाँ पे ब्रिटेन को सूचित करता है कि सुन भाई, तुम्हारे बगल में तुम्हारे पड़ोस है जो फ्रांस के राजा नेपोलियन, वो आ रहा है हमारे ऊपर में हमला करने के लिए, तू देख ले, थोड़ा तुम्हारे बगल में है, सर लड़ते ले। अब भाई बोलता है कि तू शांत रह दोस्त, तू काहेला इधर आएगा, हम इधर बगल में देख लेंगे, हम सलट लेते हैं। अब क्या हुआ? फ्रांस इसके ऊपर में हमला करने वाला था, उससे पहले ये हमला करता है नेपोलियन बोनापार्ट, फटाक से ब्रिटेन ने फ्रांस के ऊपर में हमला कर दिया। अब जैसे फ्रांस के ऊपर में हमला किया, जर्मन के अंदर में एक क्षेत्र था जिसका क्या नाम था बाबू? जिसका नाम था प्रसा, जो सबसे शक्तिशाली उस समय राज हुआ करता था जर्मन के अंदर में। प्रसा क्या किया? इधर से ये हमला करना शुरू कर दिया कि रे छुट्टा तो हमारा देश के मारे जेबे रे। कौन? प्रसा। किसके ऊपर में हमला कर दिया? फ्रांस के ऊपर में। इधर से है ये ऑस्ट्रेलिया, तो चाह ही रहा था गिद्दर ही छुट्टा, ये क्या इसको बोला जाए, कुछ रन दीजिए, ये भी इधर से हमला करना शुरू कर दिया फ्रांस के ऊपर में। अब इधर से ही रूस आ गया ऊपर से अपना सेना लगा के, चल मारा जाए सब। अब बेचारा मेटरनिक
नेपोलियन बोनापार्ट चारों तरफ से घिर चुका था और ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया कि हम आपसे युद्ध हार गए, हम युद्ध आपसे नहीं लड़ेंगे। ये जो युद्ध होता है ना बुआ, ये युद्ध हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। इसी युद्ध को हम बोलते हैं वाटर लू का युद्ध, वाटर लू का युद्ध। आपसे पूछेंगे बताइए वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। किसके बीच में शुरू हुआ था? तो बताना है फ्रांस और रूस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक, जिसमें रूस के सपोर्ट के लिए बहुत सारे क्षेत्र थे, जिसमें ब्रिटेन थे, प्रसा थी, ऑस्ट्रेलिया थी और इटली थी। ठीक, किसके सपोर्ट में? रूस के सपोर्ट में। और फ्रांस अकेले पड़ चुका था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं कि हम युद्ध हार गए। और युद्ध हारने के बाद में हम एक देश देखते बुआ, जिसका नाम है, एक आप लोग देखे होंगे, हाँ, द अफ्रीका महादेश एक देखे होंगे आप लोग। अफ्रीका महादेश ऐसा ही है ना। यहाँ पे एक छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप। क्या नाम है बाबू? सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट को ले आके छोड़ दिया जाता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पे ले आके छोड़ दिया जाता है। और वहाँ पे छोड़ने के बाद में ये वहाँ पे बेचारा अपना जीवन यापन करने लगते हैं। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। अब जैसे 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, ख़त्म हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ पे ले आके छोड़ दिया गया। अब जो है गिद्दर था, ये चुट्टा, है मेटरनिख हुआ, है गदहा हरामी, ये क्या किया? अब खुश हो गया कि वाह, जो हम चाह रहे थे वो तो हो ही गया। उसके पश्चात क्या किया जाता है? एक संधि बुलाई जाती है, एक सम्मेलन बुलाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वियना सम्मेलन। क्या बोलते हैं बाबू? वियना वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन एक कब बुलाया जाता है? 1815 में। जैसे युद्ध समाप्त होती है, वाटरलू का युद्ध 1815 में वियना सम्मेलन बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? मेटरनिख के द्वारा। और बोला जाता है कि ये जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी युद्ध हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ है? नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से हुआ है। जिसका जिसका जो खर्चा हुआ है ना, इसी की वजह से हुआ है। भाई फ्रांस को सब कुछ तोड़ के बांट लिया जाए आपस में। ठीक, जैसे ये फ्रांस था, फ्रांस को तोड़ के बांट लिया जाए, क्योंकि जो नुकसान हुआ है किसकी वजह से हुआ है? फ्रांस की वजह से हुआ है। जिसका सम्राट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब फ्रांस को क्या कहता है? सब कोई आपस में तोड़ के आपस में बांट लेते हैं। कुछ हिस्सा इटली ले लेती है, कुछ हिस्सा ब्रिटेन ले लेता है, कुछ हिस्सा प्रसा ले लेता है, कुछ हिस्सा ये मेटरनिख छोटा खुद ले लेता है। और उसके बाद से 1815 के बाद से, कब से हुआ? 1815 से लेकर के और 1848 तक जो यूरोप के अंदर में, जो फ्रांस के अंदर में जो सम्राट जो चलता है ना, जिस काल को हम लोग बोलते हैं मेटरनिख काल के नाम से जानते हैं। क्या हुआ? मेटरनिख काल। मेटरनिख काल के नाम से 1815 से 1848 को जाना जाता है। ठीक, अब मेटरनिख काल के नाम से क्यों जाना गया 1815 से? क्योंकि अब फ्रांस के अंदर में जो भी राजा बनेंगे वो किसके समर्थन में रहेंगे? मेटरनिख के समर्थन में रहेंगे। यानी मेटरनिख जैसा बोलेगा वैसा करेगा, उसी के सहारे, उसी के इशारे पे चलता रहेगा। इसी की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? मेटरनिख काल बोलते हैं। अब फ्रांस के अंदर को तोड़ के बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया गया और फ्रांस के अंदर में मेटरनिख ये अपना एक चमचा, एक बहुत सीधा साधा इंसान को फ्रांस के अंदर में एक सम्राट बनाया जाता है, जिसका नाम रहता है बुआ लुई 18वां। क्या नाम रहता है? लुई 18वां। ये बेचारा था ना, काफ़ी सीधा साधा आदमी था, ये कोई गलत आदमी नहीं था। इन्होंने क्या किए? जैसे ही लुई 18वां को सम्राट बनाया गया, कब बनाया गया? 1815 में। कब बनाया गया बुआ? 1815 में वहाँ के सम्राट बनाए जाते हैं। और इन्होंने फ्रांस के अंदर में कोई भी गलत काम नहीं किए। एक अच्छा काम किए, इन्होंने समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता फ्रांस के अंदर में लागू करते हैं। कौन करते हैं? लुई 18वां।
बस एक ही काम किया, इसके अलावा कोई भी काम वो नहीं करते हैं। उसके पश्चात में सेंट हेलेना द्वीप पे जो नेपोलियन बोनापार्ट को जो बंद करके रखा गया था 1821 में, क्या होते आते आते वहाँ पे खाना के बगैर वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, लुई 18वां का भी इसके ठीक 3 साल बाद में यानी 1824 में, कब हुआ, 1824 में लुई 18वां का मृत्यु हो जाता है। अब जैसे मृत्यु हुआ, मेटरनिक सोचा अब अगला सम्राट हम किसको बनाए, फ्रांस का। अब अगला सम्राट बनाने की बारी आती है कि अब किसको बनाया जाए सम्राट जो बहुत पावरफुल हो और हमारे इशारों पे चलने का काम करे। अब देखिए अगला जो सम्राट बनाया जाता है, अगला सम्राट बनाया जाता है हमारे बेचारे चार्ल्स दसम को। किसको बुआ, चार्ल्स दसम को, जिसको हम लोग चार्ल्स एक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको सम्राट बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, 1824 में, जब किसका मृत्यु हो गया था, लुई 18वां का मृत्यु हो गया था। किसको बनाया गया, चार्ल्स दसम को। कब बनाया गया, 1824 में। अभी जैसे सम्राट वहाँ पे बनता है फ्रांस का, ये था एक नंबर का चुट्टा निरंकुश शासक। निरंकुश मतलब क्या होता है, बार बार आपको निरंकुश बोल रहे हैं। अगर आपसे पूछे निरंकुश मतलब बताइए तो क्या होता है, निरंकुश, तो निरंकुश का मतलब समझना बुआ, जिसके ऊपर में कोई भी अंकुश नहीं लगाने वाला हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, निरंकुश, यानी कोई भी रोक उसके ऊपर में नहीं लगाने वाला है। ठीक, यानी वो अपने मनमाने से काम करेगा, अपने मर्जी से काम करेगा। अब जैसे चार्ल्स दसम वहाँ के राजा बनते हैं, ये भी लुई 16वां की तरह एक नंबर का भकलोल, एक नंबर का कमीना, एक नंबर का शराबी था। कौन, चार्ल्स दसम। जैसे बनते हैं, उसके बनते ही क्या करते हैं, सोचते हैं हमसे इस फ्रांस का देखभाल न होगा, हमको चाहिए एक ऐसा नौकर जो पूरे फ्रांस का देख रेख करे, हर जगह से टैक्स वसूल कर लाए, हमको दे। उसके पश्चात क्या कहता है, चार्ल्स दसम एक अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्या करते हैं, एक अपना प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं जो पूरे फ्रांस का देख रेख करेगा। किसका नियुक्ति करते बुआ, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं, जिस प्रधानमंत्री का नाम रहता है राजा प्रधानमंत्री पोलिग्निक। पोलिग्निक को क्या किया गया, 1824 में वहाँ पे चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। अब जैसे पोलिग्निक प्रधानमंत्री बनता है, ये छोटा एक नंबर का खचरा कथी इसको बोले हम, एक नंबर का छोटा ये भी था, जैसा राजा वैसा प्रधानमंत्री। हाँ, आते आते इतना बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर गलती करने लगा ये गधा हवा, कौन है, पोलिग्निक हवा, इतना बड़ा बड़ा गलती किया। वहाँ की राजा देखकर ये छोटा ये तो कथी कर रहा है रे। सबसे पहला अपने जीवन में जो गलती किया ना, ये किया जो लुई 18वां द्वारा, किसके द्वारा, लुई 18वां द्वारा एक लाया गया था समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, इसको क्या कर दिया, ये खत्म कर दिया। कौन, पोलिग्निकवा। अब जनता सुन रही है, तू राम हई कुछ तो एगो अच्छा किया ना, आई तू अच्छा सम्राट है जो अनेक नंबर का बकलोलवा है, तू बनते ही तू प्रधानमंत्री बना, जो हमको एक समान मिला हुआ था अधिकार, उसको भी तू खत्म कर दिया। वाह, ये कैसा कर सकता है तू रे। कौन बोलने लगा, वहाँ की जनता वहाँ की नाखुश हो गई कि ऐसा प्रधानमंत्री और राजा हमको नहीं चाहिए। एक तो गलती किया ही था, इसके अलावा दूसरा गलती कुछ दिन बाद में करता है। क्या करता है ये, वहाँ पे सामंती व्यवस्था को फिर से ये लागू करते हैं। क्या करते हैं, सामंती व्यवस्था को लागू करते हैं, जिसको राजा लुई 16वां लागू किया था, उसको क्या करते हैं, ये भी पोलिग्निकवा भी लागू करते हैं कि ऐसा सामंती व्यवस्था लागू होगा, हर एक क्षेत्र में एक सामंत होगा, हमसे भी अब उतना बड़ा बड़ा काम नहीं होगा, हम प्रधानमंत्री बन गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम नौकर की तरह जाके काम करें, टैक्स वसूले, हमसे ना होगा। हमारा भी एक नौकर होगा जिसका नाम होगा सामंत, वो जाकर चारों तरफ से टैक्स वसूलने का काम करेगा। और सामंत जो आता, आपको याद है लुई 16वां सामंत बनाया हुआ था, वो 1.5 गुना ज़्यादा टैक्स वसूलने का काम करता। अब भाई वो सामंत फिर से लागू कर दिया, ये छोटा वैसे ही जाता और जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता।
अब जनता सोचा अरे तेरा हम हई पहला गलती हई क्या दूसरा गलती हई हई लगातार गलती पर गलती करते जा रहा था। कौन? पोलिगनिकवा। अब इसका जीवन का आखिरी समय आ गया था और आखिरी समय में जैसे सुने होइएगा आप लोग, गीदड़ का मौत आता है ना तो वो शहर की तरफ भागता है, वैसे ही पोलिगनी का मौत आने वाला था। गलती पे गलती दोहराते जा रहा था और अगला गलती एक और करता है जो सबसे भयंकर गलती था, जिसको बोलते हैं मतदान का गलती। क्या बोलते हैं बुआ? मतदान का। यानी मतदान कौन करेगा? ऐसे फ्रांस में सिर्फ सामंत लोग ही मतदान करेंगे। सामंतों को ही सिर्फ मतदान यानी वोट करने का अधिकार मिला कि कोई भी कानून बनेगा, कोई यहाँ की आम जनता आकर नहीं बोलेगा बने या ना बने, सिर्फ सामंत और अमीर लोग बोलेंगे, उनकी बातों को ही माना जाएगा। अब वहाँ की जनता देख करके और एकदम भयंकर गुस्सा में हो गई कि अब न मानेंगे, अब इसको थूर के रहेंगे, पकड़ के खींचो उसको, लाओ पकड़ के राजमहल से। वहाँ की जनता बहुत नाराज हो गई। जैसे ये मतदान को इसके ऊपर में नियम बनाया गया और नियम बनाने के बाद में क्या हुआ? नियम बनाने के बाद में 26 तारीख को, कितने तारीख को हुआ? 26 जुलाई को। 26 जुलाई 26 जुलाई 1830 को क्या किया जाता है? इसको न्यूज़पेपर में फ्रांस के अंदर में प्रकाशित कर दिया जाता है कि आज से मतदान सब लोगों के लिए ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ उसी के लिए चालू हुआ है जो सामंत है और दूसरा जो कुलीन वर्ग है यानी अमीर वर्ग है, कुलीन। सिर्फ वही लोग आकर मतदान करेंगे। जैसे 26 जुलाई 1830 को ये बात पेपर में आती है, जनता सुन करके और देख करके उसका पूरा शरीर खून जलने लगा एकदम। पकड़ के लाओ मारो उसको, इतना मारो, किसको मारो? राजा प्रधानमंत्री पोलिगनिक को मारो बहुत उसको। और क्या किया गया? वहाँ की जितनी भी जनता थी ना बुआ, वो जितनी भी जनता थी वो 26 जुलाई को जैसे पेपर में देखते हैं, उन्होंने रोड पे आकर उतर जाते हैं। कब हुआ? 26 जुलाई 1830 को। और रोड पे आकर कौन उतर गए? वहाँ की जनता आकर रोड पे उतर गई कि मारो पकड़ो उसको। और पूरे शहर में, पूरे फ्रांस के अंदर में इतने भयंकर वहाँ पे आंदोलन होने लगे, क्रांति होने लगे। किसके विरोध में? पोलिगनिक और इसके सम्राट चार्ल्स दसम के विरोध में। अब जैसे ही चार्ल्स दसम को पता चलता है कि पोलिगनिकवा इतना बड़ा गलती कर दिया है, हई तो छोटा सा दिन भर शराब पीकर सोया रहता, नींद टूटा तो देखा बाप रे बा, कौन है पोलिगनिकवा, हई गलती कर दिया, जिससे जनता यहाँ के खूब नाखुश हो गए। अब इसको याद आता है फटाक से अपने दादाजी का। कौन दादाजी थे? राजा लुई 16वां, जिसको गुलिटिन से काट दिया गया था और पूरे जनता को दिखाया गया था। इसी तरह का इसको भी लगने लगा शायद मेरा भी बारी अब आ गया, शायद अब हमें भी काटा जाएगा। किसकी वजह से? हई छोटा पोलिगनिकवा की वजह से। अब क्या होती है, जो यहाँ के राजा थे, राजा चार्ल्स दसम, इन्होंने क्या किए? 31 जुलाई 1830 को वहाँ से कितने हुआ? 31 जुलाई 1830 को वहाँ से गद्दी छोड़ करके और इंग्लैंड भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? इंग्लैंड भाग जाते हैं कि तू रह, तू मर छुट्टा वहीं में मर तू। कहाँ भागे? इंग्लैंड भागे। कौन भागे? राजा चार्ल्स दसम। अब पोलिगनिकवा पता ना कहाँ छुट्टा गायब हो गया। जैसे राजा भागा, रे राजा भाग गया। जैसे बात का खबर चला पूरे देश के अंदर में, उसके बाद कौन? ये पोलिगनिक जो प्रधानमंत्री थे भी लापता हो गए, कोई इसका पता नहीं चला। इसी दिन को बुआ जो वुडवो वंश था, आज तक जो चलते आ रहा था, कौन सा वंश? वुडवो वंश, उसकी आज पूरी समाप्ति हो जाती है। कितनी तारीख को? 31 जुलाई 1830 को वुडवो वंश की समाप्ति हो गई और एक नया वंश शुरू होता है वहाँ पे, जिसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। क्या शुरू होता है बुआ? संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर में। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र के वहाँ पे क्या होती है बुआ? शुरुआत हो जाती है और वुडवो वंश की समाप्ति हो जाती है। यहाँ तक शायद आपको कहानी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। इसी पूरे घटना को हम लोग बोलते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। 2 क्रांति अभी तक समाप्त हो चुका है।
अगर पूछा जाए जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें तो जो 1824 ईस्वी में जो राजा चार्ल्स दसम जो सम्राट बना था उसके पूरे गलतियों को पूरे कामों को और ही उसका छोटा प्रधानमंत्री के पूरे कामों को लिख दीजिए। 1830 की क्रांति आपका पूरा आंसर उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है बुआ, समझ में आया होगा। अब हम लोग को देखना है अगला जो राजा कौन बनेगा संवैधानिक राजतंत्र में, जो कारण बनेगा 1848 की क्रांति का। देखते हैं अगला अब राजा कौन बनता है। संवैधानिक राजतंत्र जैसे शुरू होता है बाबू ना, अब अगला एक राजा बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्लियंस वंश। अब किसका स्थापना होती है बुआ? ऑर्लियंस ऑर्लियंस वंश की स्थापना हुई। कब हुई? 1830 में हुई। कब हुआ? 1830 में। और जो इसका राजा बनता है ना पहला सम्राट जो ऑर्लियंस वंश का पहला अरे तेरी के पहला सम्राट बनते कौन बनते हैं? राजा लुई फिलिप। राजा लुई फिलिप अगला वहाँ का सम्राट बनते। किस वंश के थे? ऑर्लियंस वंश की। और राजा लुई फिलिप जैसे प्रधानमंत्री बने, ये भी थे वैसे ही कीड़े का कचड़ा, क्या बोलते हैं उसको? नाले का कीड़ा। जिस तरह से उसने इसके पीछे जो क्रांति हो रहा था उसको अनदेखा करते हुए ये भी एकदम उसी तरह का बकलोल सम्राट था। कौन? राजा लुई फिलिप। और लुई फिलिप जैसे सम्राट बने, इन्होंने भी अपने पूर्वजों का जो उसके थे उसके देश के अंदर में राजा लुई 16वां, लुई 18वां, चार्ल्स दसम उसके गलतियों को नजर अंदाज करते हुए इसने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेचारा वाह, पी रहे शराब, डांस दिख रहे, पी रहे, डांस दिख रहे, प्रजा का कोई ध्यान नहीं। और हई छोटा जैसे प्रधानमंत्री बना, सॉरी जैसा सम्राट बनता है ना, अपने देश का कोई भी गलती इसको एहसास नहीं होता है। किसको नहीं होता है? राजा लुई फिलिप को। अब कोई गलती का एहसास इसको नहीं होता है। इसने क्या किया, वहाँ के जो सोचा कि अब हमसे तो अकेले काम नहीं होगा, हमें तो शराब पीना है। जब हमें शराब पीना है, काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा, फैन चला नहीं सकते हैं क्योंकि आवाज़ अच्छा नहीं आएगा और जिससे गर्मी में तो झेलना ही पड़ेगा। बाकी सब आपके लिए, आपका प्यार है जिसकी वजह से पूरे गर्मी भी एसी लगता है। ठीक है, तो जैसे राजा लुई फिलिप सम्राट बना, इसने सोचा कि हमसे अकेले काम फ्रांस में नहीं होगा, हमको चाहिए एक चमचा, एक लोचा जो इस तरह बोले उसको वो आकर हमारा काम करे। जो कौन बनेगा? इसका प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसने भी एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं जिसका नाम रहता है बाबू गीजो। क्या नाम रहता है? राजा प्रधानमंत्री गीजो। प्रधानमंत्री गीजो कौन था? राजा लुई 16वां का प्रधानमंत्री था। ठीक, और एक और प्रधानमंत्री बना था चार्ल्स दसम का, याद है ना? पोलिग्निक, जो गलती अभी तक किया था 1830 का क्रांति बना। अब भाई राजा गीजो जो प्रधानमंत्री जो गलती करेगा ये कारण बनेगा 1848 की क्रांति का कारण बनेगा। अब भाई प्रधानमंत्री जैसे गीजो बनता है, गीजो को बोला जाता है लुई 16 फिलिप द्वारा कि देख भाई, तू हमारा पूरा देश में घूम, पूरा हमारा फ्रांस में घूम, तू हर जगह से टैक्स लेकर आओ और हमको दे, हमसे कुछ होने वाला से नहीं है, हम पिएंगे शराब और देखेंगे ऑर्केस्ट्रा, तुम पूरा काम करो, पूरे देश का क्या क्या कमी है, क्या क्या जो दूर करना सब तुम देखो। किसको बोलते हैं? गीजो को। गीजो बोलते हैं बिल्कुल महाराज, आपके अज्ञात स्वरूप पड़े है, आप जाइए पधारिए, हम चलते हैं काम करने। और हई गधा हुआ जैसे प्रधानमंत्री बना, इसने भी पोलिग्निकवा की तरह गलती करना
शुरू कर दिया। इसने क्या किया, पूंजीपति वर्गों को समर्थन करना शुरू करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री पोलिगनिक। क्या करते हैं? पूंजीपति वर्गों को समर्थन देना शुरू। जितने भी अमीर लोग थे ना, उन्होंने जो बोलते हैं वो बेचारा मानना था पोलिगनिक। बिल्कुल महाराज, आप जैसा बोले वैसा ही होगा। कौन मान लेते हैं? पोलिगनिक हुआ। दूसरा गलती क्या किया, उससे पहले फ्रांस के अंदर बहुत सारी स्थिति गड़बड़ाया था, तो उसको कोई भी सुधारने का काम नहीं करते हैं। यानी आर्थिक स्थिति में जिससे पैसा वहाँ की बढ़े, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं करते। कौन नहीं करते हैं? पोलिगनिक, गीजो, जो किसके प्रधानमंत्री थे? लुई फिलिप के। यानी कोई भी आर्थिक नीति में ऐसे कोई सुधार नहीं होगा। फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या होने लगी इसके बाद में बुआ, काफ़ी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, काफ़ी कमज़ोर हो गई। आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। और फ्रांस के अंदर में क्या हुआ? भूखमरी, बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे फ्रांस के अंदर में फैलना शुरू हो गया। अब इतनी सारी हुई जिसके ऊपर में प्रधानमंत्री की जो कोई ध्यान नहीं दिए। अब वहाँ की जनता सोचने लगी कि शायद फिर से हमें क्रांति करना शुरू करना होगा। भले कुछ दिन पहले 10 साल पहले क्रांति किए थे, अब लगता है फिर से हमको क्रांति करना होगा हाई फिलिपुआ को और एक कीजुआ को हटाने के लिए इस देश से। अब क्रांति फिर से क्या होने लगी, फ्रांस के अंदर में शुरू होने लगी। ठीक है बुआ। अब क्रांति शुरू होने लगी तब प्रधानमंत्री गीजो को लगता है कि अब क्रांति को ख़त्म कैसे किया जाए। तो 1840 में, कब बाबू? 1840 में इसने क्या किया, हाई भूखमरी को रोकने के लिए एक छोटा सा उपाय करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री गीजो। क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उसे दोपहर का खाना देना शुरू करते हैं। दोपहर का खाना, दोपहर का खाना देना शुरू करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री गीजो। कब करते हैं? 1840 में। किसको खाना देना शुरू करते हैं? सिर्फ बच्चों को, सिर्फ बच्चों को। अब वहाँ के जो बूढ़े लोग थे उन्होंने सोचे कि ठीक बा, तो बच्चा के जो खाना दे तरह कोनो गलती ना, बड़ी अच्छा काम करी तरह, बहुत बढ़िया। आ जो हमने मरी तारी, हमने को तो कुछ, लेकिन ना, कौन गीजो बोलाए तेरी के, तोरा कैसन रे, तू तो बूढ़ा हो गए, तू गेले, अब खत्म ले जो, हट तू आंदोलन करे वाला बाड़े ना, तोरा से आंदोलन भी होवेला नहीं के, तो तोरा के खाना दिला के कौन फायदा, तोरा के दवाई दिला के कौन फायदा, तू रह ऐसे ही, तू भले मर जाओ, खत्म हो जाओ, हट जाओ। मतलब ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा गलती वहाँ पे होती है। ऐसा ऐसा बात करता है गीजो हुआ कि उसे देख करके वहाँ की जनता एकदम नाखुश होने लगी। अब वहाँ के बूढ़े लोग और नौजवान लोग मांग कर ही रहे थे कि अब समय आता है 1845 का। कब हुआ? 1845 का। और 1845 आते आते यही दोपहर का जो खाना बच्चों को दे रहे थे, उस खाना को देना भी क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब लगा रही तोरा, हम पहले का तो मांग हमारा पूरा तो किया नहीं, और जो पहले तो दे रहा था उसको भी तू बंद कर दिया। वाह, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री आया, एक ऐसा जो बच्चों को खाना दे रहे थे, दूसरा मांगा जा रहा था, लेकिन उसको जो दिया जा रहा था उससे भी छीन लिया गया। अब छीनने का कारण था भाई, पैसा आ नहीं रहा है, सब पीते जा रहा है। लुई फिलिप हुआ सब सम्राट, जितना भी आया सब शराब में पी गया, लुटा दिया, ऑर्केस्ट्रा में दे दिया। अब जब पैसा नहीं आएगा तो खाना कहाँ से दिलाएगा, खाना नहीं दिलाएगा। अब क्या हुआ, खाना को बंद करना पड़ा। और उसके बाद में जो आंदोलन शुरू हुआ, जो पहले थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन 1845 में और भयंकर रूप आंदोलन का ले लेती है। और आते आते बुआ 1848 तक पूरे फ्रांस के अंदर में बहुत बड़ा भूखमरी का कारण बन जाता है, बहुत बड़े लेवल पे।
क्या बहुत बड़े लेवल पे क्या होने लगता है, फ्रांस के अंदर में भूखमरी आ जाती है। लोग खाना के बगैर एकदम कहीं-कहीं छटपटाते हुए हर एक चौक-चौराहे पे ऐसे गिर के खत्म हो गए, मर गए। यानी इतना बड़ा लेवल का भूखमरी आ गया, लोगों के पास में कुछ घर में खाने को नहीं था, सिर्फ़ पानी पीकर वहाँ पे ज़िंदा रहने लगे लोगों ने। अब क्या होती है, वहाँ पे एक व्यक्ति था जो थोड़ा अमीर व्यक्ति था। क्या था वो? अमीर थे। अमीर एक व्यक्ति थे, अमीर थे जिनका नाम था आर्ल जिनका क्या नाम था? थियर्स नाम था। क्या नाम था बुआ? थियर्स। थियर्स नाम का एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सोचते हैं कि अगर हम आंदोलन नहीं किए, तो यहाँ की कोई भी जनता आंदोलन करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सबका स्थिति वैसे ही बहुत बेदयनीय है, बहुत दयनीय है। कोई भी लोग यहाँ के आंदोलन नहीं करेंगे। हमारा स्थिति थोड़ा अच्छा है, हमारे पास कुछ पैसा है, अगर हम आंदोलन करते हैं तो ही आंदोलन होगा। लेकिन आंदोलन करने के लिए हमको लोग चाहिए, और उतना लोग आएगा कहाँ से? उतना लोग एक साथ इकट्ठा होगा नहीं। अब इकट्ठा करने का इसके पास कोई भी तरीका नहीं था। एक तरीका इसके पास लगा कि हमारे पूरे देश के अंदर, फ्रांस के अंदर में खाना के लिए सब लोग भूखे भटक रहे हैं, मर रहे हैं। अगर हम खाना देना शुरू कर दिए, तो जितने भी लोग हैं फ्रांस का, सब लोग एक जगह ज़रूर इकट्ठा होंगे। और क्या कहता है, 22 फरवरी को, कब बाबू? 22 फरवरी को, 22 फरवरी 1948 को, 22 फरवरी 1948 को जो फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, कहाँ? पेरिस में, पेरिस में एक महाभोज का आयोजन किया जाता है। महाभोज का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा? ये थियर्स के द्वारा। जो थियर्स तो अमीर व्यक्ति थे, उनके द्वारा महाभोज का आयोजन किया गया। जिस महाभोज में बहुत सारे फ्रांस की जनता आकर इकट्ठे होते हैं, और खाना खाने के बाद में थियर्स बोला कि भाइयों और साथियों, तुम कल्पना करो कि तुमको हम कितने दिनों तक ऐसे खाना खिलाएँगे। कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा तो हम नहीं खिला पाएँगे आपको। लेकिन सोचो, जो आपका हक है, जो आपका अधिकार है, उसे हमारे राजाओं द्वारा छीन लिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा छीन लिया गया है। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाए, तो आप तो मर ही रहे हैं। आपका जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो छोटे-छोटे बाल-बच्चे हैं, वो भी आने वाले जीवन में ज़िंदा नहीं रहेंगे। अगर आप उसे ज़िंदा देखना चाहते हैं, तो आइए उतरिए पूरे रोड पे और अपने राजा के विरोध में आंदोलन करना शुरू कीजिए। हम वही नागरिक हैं जो 1830 में, 1789 में अपने राजा को अपने गद्दी से हटने पर मजबूर कर दिया था। उसको गुलियोटिन पे काट दिए थे, चढ़ा दिए थे। ऐसे राजा थे चार्ल्स दसम, जिसको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिए थे। वो समय दूर नहीं था, बल्कि कुछ समय पहले था। वहाँ की जनता इस बात को सुन कर के एकदम गुस्से में, एकदम पूरा मोटिवेट इतना ज़्यादा होते हैं कि हमारा अधिकार अब माँगने का बारी आ गया, समय आ गया। उस समय क्या किया जाता है, 22 फरवरी को यह आंदोलन, ये भोज का महाआयोजन किया जाता है। उसके अलावा क्या किया जाता है, 24 फरवरी को, कब हुआ? 24 फरवरी 1848 को, 24 फरवरी 1848 को वहाँ की जितनी भी जनता थी, वो सब जाकर रोडों पे उतर कर, कहाँ? रोड पे उतरकर अपने राजा लुई फिलिप के द्वारा विरोध में आंदोलन करना शुरू करते हैं। और उसी शाम को 24 फरवरी 1848 को उसके जो राजा लुई फिलिप थे, वो अपने गद्दी को, फ्रांस को छोड़ करके और भाग जाते हैं। अभी कहाँ भाग जाते हैं? इंग्लैंड भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं बाबू? इंग्लैंड भाग जाते हैं। और ये क्रांति को हम किस नाम से जानते हैं? फरवरी 1848 की क्रांति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये था हमारे पूरे फ्रांस का क्रांति, जो टोटल 3 क्रांति थी, ये समाप्त हुआ। इसके बाद में क्या होती है, फ्रांस के अंदर में एक नए राजा बनती है, जो राजा 1848 से लेकर के और 1871 तक लगातार रहेंगे। ठीक है? जो राजा कौन बनेंगे वहाँ का? जो 24 फरवरी 1848 को जैसे वहाँ के राजा लुई फिलिप गद्दी छोड़ते हैं, अब एक नए राजा बनते हैं, जिसका नाम रहता है लुई लुई नेपोलियन। क्या नाम रहता है बाबू? लुई नेपोलियन। जो कब तक सम्राट बनते हैं? 1848 से 1871 तक। और इसी 1871 में हम एक संधि पढ़ेंगे, जिस संधि के द्वारा इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से समाप्त होगा, और ये हमारा जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। कब तक?
इकहत्तर 1871 में जो लास्ट वहाँ पे एक संधि किया जाएगा, जिस संधि के तहत क्या होगा, फ्रांस का और जर्मनी का सबसे बड़ा जो हम देखेंगे यहाँ पे जर्मनी, उसके अलावा क्या, इटली, इस दोनों का एकीकरण हम लोग को देखना है, जिसके अंदर बहुत सारी घटना घटती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग जो भी आज पढ़े उसका एक अच्छा से नोट्स बनाइए और रिवीजन करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।